नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षा पॉइंट पर उपस्थित हूँ। 9वीं और 10वीं कक्षा की संस्कृत में जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है वह कैसा आने वाला है बोर्ड में और कॉमन एग्जाम्स में, तो ये हम देखते हैं। सभी विषयों के पेपर्स 80 अंकों के हैं। 80 अंकों में 40 अंकों के जो प्रश्न होंगे वे बहुविकल्पित हैं। तो इसमें संस्कृत में जो ये प्रश्न पत्र का स्वरूप होने वाला है वह स्वरूप कुछ इस तरह से है। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। एक पहला भाग होगा बहुविकल्पात्मक है, ये बहुविकल्प एमसीक्यू है। 40 अंक हैं इसमें। सबसे पहला है इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण। अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंकों का है। इसमें संधि 4 अंक, 4 या 5 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर वाले होंगे। 5 में से 4 के उत्तर देने हैं या 6 में से 4 के उत्तर देने हैं। समास में भी यही करना है। 5 या 6 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के 4 अंकों के 4 प्रश्न करने हैं आप सबको। प्रकृति प्रत्यय भी 4 अंक का है। वाच्य परिवर्तन करना भी 3 अंक का है। कालबोधक शब्द 4 अंकों का है। अव्यय 3 अंकों का है। शुद्ध पद का चुनाव करना 3 अंकों का है। तो ये टोटल 25 होते हैं। दूसरा भाग में जो दूसरा सेक्शन है वह है पठित अवबोध का। पठित अवबोध का मतलब है जो हमारी पाठ्य पुस्तक है शेमुषे, उसके आधार पर प्रश्न होंगे। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक पद का चुनाव करना है। 5, 6 या 7 होंगे तो 5 का चुनाव करना है, एक एक नंबर है इसके लिए। अर्थ का चुनाव करना है, प्रसंग के अनुसार अर्थ बताना है, यह भी बहुवैकल्पिक है। तो 6 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कर्तृ क्रिया विशेषण विशेष्य पद चयन, इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। ये सारे 15 होते हैं और ये 15 और 25 ये 40 अंकों का पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। भाग में जो वर्णनात्मक है, वर्णनात्मक भी 40 अंकों का है। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो है अपठित अवबोध का। एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश पर आधारित एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, फिर एक शीर्षक, यथा निर्देश। यथा निर्देश में कर्तृ क्रिया पर्याय विपर्याय अर्थात पर्यायवाची और विलोम शब्दों का चयन करना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो 3 प्रश्न होंगे ये एमसीक्यू यानी कि 3-3 विकल्प है या 4-4 विकल्प हैं यहाँ भी। तो कुल मिलाकर देखें तो 43 अंकों का ये बहुविकल्पिक प्रश्न हो जाते हैं एमसीक्यू टाइप। तो इसमें इनका चुनाव करना है। तो ये सारे मिलकर 10 नंबर पूरा करते हैं। ये 10 नंबर का अपठित गद्यांश है, एक गद्यांश। इस पर ये प्रश्न। उसके बाद रचनात्मक कार्य में आते हैं तो एक अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र मंजूषा में शब्द होंगे। प्रश्न पत्र का पूरा ढांचा लिखा हुआ होगा, खाली स्थान होंगे। 10 खाली स्थानों में 10 शब्द मंजूषा से जहां जो उचित बैठता है वो भरने हैं। तो आधे आधे नंबर के लिए वो निर्धारित है। तो कुल 5 नंबर इसके लिए निर्धारित है पत्र के लिए। फिर चित्र दिया जाएगा, उस चित्र पर आधारित मंजूषा में कुछ शब्द होंगे। मंजूषा मतलब बॉक्स में कुछ शब्द होंगे, उन पर आधारित उन चित्रों का वर्णन करना है उन मंजूषा के शब्दों की सहायता से। और अथवा, ये अथवा वाला प्रश्न होगा। अथवा एक कोई शीर्षक देंगे, उस शीर्षक से संबंधित मंजूषा में कुछ शब्द देंगे। उन शब्दों के आधार पर 5 वाक्यों को 5 वाक्य बनाने हैं आपको, जो 5 नंबर के लिए निर्धारित हैं। और 5 नंबर का ही यहाँ अनुवाद कार्य है। हिंदी अथवा इंग्लिश में, हिंदी और अंग्रेजी में वाक्य दिए होंगे, उन वाक्यों का अनुवाद आपको संस्कृत में करना है। ये थोड़ा मुश्किल है, फिर भी करना है। इसके बाद दूसरा सेक्शन इसमें आता है पठित अवबोध का, यानी शेमुषी पाठ्य पुस्तक जो है उस पर आधारित। ये 15 नंबर के लिए निर्धारित है ये पाठ्य पुस्तक। 15 नंबरों में
3 नंबर का एक गद्यांश होगा। गद्यांश में एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ये एक पदेन उत्तरत में 2 प्रश्न होंगे, आधे आधे नंबर वाले, एक प्रश्न। पूर्ण वाक्य में 2 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर वाले, ये 2 प्रश्न, 2 और 1 3 पूरे हो गए। इस तरह से एक पद्यांश होगा, कोई श्लोक होगा, उस श्लोक पर आधारित भी एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, ये 3 नंबर। उसके बाद एक नाट्यांश होगा पाठ्य पुस्तक से, जहां संवादात्मक जो पाठ हैं उन पाठों से संबंधित कोई एक नाट्यांश होगा। उस नाट्यांश वह भी 3 नंबर का होगा, उसमें भी सेम इसी तरह के प्रश्न हैं, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, ये भी 3 नंबर। तो और उसके बाद आगे बढ़े तो अव्यय 5 या 6 सेंटेंसेस होंगे इसमें, उसमें आधे आधे नंबर के, ध्यान रखना आधे आधे नंबर वाले हैं, उचित अव्यय पद छांट कर बताना है उसमें, और या फिर एक भावार्थ दिया जाए। अव्यय पद कहां से लेना है, यहां भी मंजूषा होने वाली है। मंजूषा यानी बॉक्स में वो अव्यय पद दिए जाएंगे, रिक्त स्थान में सही जगह पर आपको सही अव्यय पद लिखना है। तो अथवा, यहाँ ये अथवा वाला सेक्शन है। अथवा क्या होगा, किसी श्लोक का एक अव्यय नहीं है, अन्वय है, सॉरी ये अव्यय नहीं अन्वय है, अन्वय पूरा करना होगा। अन्वय पूरा करने के लिए या तो आप अन्वय पूरा करेंगे अथवा भावार्थ पूरा करेंगे, दोनों ही के लिए मंजूषा में शब्द दिए जाएंगे, उनका जो है हमें सही स्थान पर भरना है उनको। फिर कथांश का एक कथा होगी, जिसमें जो पहली घटना हुई वो बाद में लिख दी जाएगी। इस तरह से बेतरतीब घटनाओं का संयोजन होगा उसमें। आपको उस कथा के क्रम से, यानी जो बात पहले हुई है उसको ऊपर रखते हुए आपको कथा के उस क्रम को लिखना होगा। 8 वाक्य होंगे, आधे आधे नंबर के होंगे, ये 4 नंबर, तो ये पूरे मिलकर 15 नंबर पूरे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए जो आपके लिए बहुत मददगार होने वाली साबित होने वाली है। ये जो हम कहते हैं ना एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तो ये जो एक पद वाले जो प्रश्न होंगे, ये प्रश्न आधे आधे नंबर, एक नंबर के 2, यहाँ 2 नंबर के 4, शीर्षक देना है 1 और निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, जिसमें कर्तृ, क्रिया या पर्यायवाची शब्द का। एक पदेन में, पूर्ण वाक्येन में हम अगर क्रियापद को ध्यान में रखें, जो प्रश्न है उस प्रश्न के अंत में ही हमेशा क्रियापद वाक्य के अंत में ही होते हैं। उससे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है, किम, कह आदि, केन आदि जो है किम शब्द के रूप लिखे होते हैं। आप गद्यांश को देखिए ध्यान से कि वह उस सेंटेंस की क्रिया कहां पर है, उस क्रिया से जस्ट पहले ही उसका आपको उत्तर मिल जाएगा, है ना आसान। ध्यान से क्रिया को देखिए, क्रिया से जस्ट पहले जो प्रश्नवाचक प्रश्न है वो शब्द आपको मिल जाने वाला है। ध्यान देने की, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्ण वाक्य में भी यही चीज करनी है आपको। ये चाहे आप अपठित गद्यांश में करें अथवा पठित वाले में करें, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश में, इन तीनों ही अंशों में और साथ ये अपठित में आपने अगर इस बात का ध्यान दिया कि क्रियापद जो है वो गद्यांश या पद्यांश या नाट्यांश में किधर है, कहां है, उस क्रियापद से ठीक पहले आपको उत्तर मिलेगा या एक शब्द पहले आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ध्यान से आप देखेंगे तो इस तरह से ये 40 या और इधर ये क्या कहते हैं एमसीक्यू टाइप, यहाँ भी विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ क्या होगा, कोई क्रिया शब्द हुआ तो उसका कर्ता पद कौन सा है ये पूछेंगे, या क्रिया का कर्ता पद या कर्ता का क्रियापद कौन सा है। फिर कोई शब्द दे देंगे इसी गद्यांश से, तो उसमें क्या पूछेंगे, या तो शब्द देंगे बाहर से, कहेंगे इसका पर्याय गद्यांश में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, या विपर्यय कहते हैं विलोम, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्दों को कोई बाहर से दे दिया, उसका पूछेंगे कि गद्यांश में प्रयुक्त कौन सा शब्द है। तो निश्चित रूप से आप उसको कैसे ढूंढें,
तो उससे मिलते जुलते गद्यांश में वहां जाइए और वहां पर देखिए कि इसका पर्यायवाची कौन सा है, विलोम कौन सा है, या कर्ता का क्रियापद कौन सा है। तो आप निश्चित रूप से प्रश्न पत्र अच्छा कर सकते हैं। और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है संस्कृत, बहुत ही हेल्पफुल है बच्चों के लिए। दूसरे भी किसी विषय में अगर कम नंबर भी आते हैं तो ये जो ओवरऑल परसेंटेज है उसको बढ़ाने का काम कर देती है संस्कृत। हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा बेशक आज की नहीं है, कभी जन भाषा थी, लेकिन आज हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, एक स्कोर बनाने के लिए पढ़ते हैं। तो आप इन सब चीजों को फॉलो करें और ये देखें, पैटर्न को जरूर ध्यान से एक बार फिर से देख लें। 40-40 अंकों के 2 खंड होंगे, दोनों ही एक खंड बहुवैकल्पिक है, एक खंड बहुवैकल्पिक नहीं है, केवल वर्णन करना है। प्रश्न जो है उसके उत्तर, और हाँ यहाँ भी केवल 3-3 प्रश्न या 2-2 3-3 दो के उत्तर मांग रहे हैं तो 3 देंगे, 3 के उत्तर मांग रहे हैं तो 4 देंगे, यानी कि वहां प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। और ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा कि केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवलम प्रश्न द्वयम, इस तरह से वो निर्देश देंगे कि केवल उतने ही करने हैं आपको जितने आपने करना है। यहाँ पर मंजूषा है रचनात्मक कार्य के लिए। पत्र में मंजूषा बॉक्स में शब्द है, खाली स्थान में भरना है। चित्र के लिए भी यही करना है, अनुवाद कार्य के लिए भी यही करना है। तो इस तरह से ये देखें, और ये कर्तृक्रिया। अब ये देखिए कि ये जो व्याकरण का पूरा भाग है, ये पूरा का पूरा भाग, ये व्याकरण के लिए जितने 25 नंबरों का व्याकरण है, ये कहीं बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, पाठ के आधार पर है। पाठ में जो व्याकरणिक विषय है उन्हीं से संबंधित संधि देंगे, संधि अथवा संधि विच्छेद। ध्यान दीजिए, संधि अथवा संधि विच्छेद 5 या 6 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं हर जगह जितने प्रश्नों के उत्तर मांगे गए हैं वो ब्रैकेट में लिखा गया है। प्रश्न चतुष्टयम, प्रश्न त्रयम आदि। तो 3-3 वाले हैं या 4 वाले हैं? 3-3 वाले 3 है, वाच्य है, और क्या नाम है, ये अव्यय है। अब कालबोधक शब्द को जरा समझिए, ये सब तो आप समझते ही होंगे, प्रकृति प्रत्यय। कालबोधक शब्द में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या देंगे, या तो वो राउंड फिगर में देंगे, टाइम अंक में देंगे, या फिर वो इस तरह से 6 बजे या 6:30 बजे या 6:15 या 6:45 इस तरह से देंगे। 3 में 3 शब्द को ध्यान कर लीजिए। अगर सवा में है यानी 6:15 है तो उसको आप लिखेंगे सपाद, सवा के लिए सपाद शब्द, सपाद षट, ठीक है, वाद ने लिखा ही होता है। अगर ये 6:30 है तो सार्ध देंगे, लिखेंगे सार्ध षट, है ना, इस तरह से लिखेंगे। और अगर 6:45 है तो इसके लिए पादोन आता है, पौने के लिए। सपाद सवा, सार्ध साढ़े, पादोन पौने, 7:45, 7:45 इत्यादि एक कार्यक्रम होगा। और इस हिसाब से आपको खाली जहां पर अंकों में इस तरह से लिखे हुए हैं आपको इस तरह से लिखना है। तो आप शुद्ध पद का यहाँ अशुद्ध पद देंगे, अव्यय भी देंगे मंजूषा के अंदर, उसमें से आपको अव्यय देंगे विकल्पों में वहां से चुनना है। शुद्ध एक कोई शब्द वाक्य में अशुद्ध होगा, उसके लिए शुद्ध पद 4 विकल्पों में से जो होगा उसको छांट करके लिखेंगे। तो निश्चित रूप से 80 में से आप 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये सुपरहिट फॉर्मूला है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने संगी साथियों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।